फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी जेट स्ट्रीम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर दो प्रकार के फोटो सिस्टम वर्क करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। दोनों के वर्क करने की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होती है। और उसके बाद हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर पाए जाने वर्णकों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, उनका वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गति करेंगे, सब के बारे में पढ़ते हैं। और इस सब के लिए हम सबसे पहले हम एलएचसी के बारे में बात करेंगे। तो एलएचसी के अंदर कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वो वर्णक कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं, जो P60 और P70 के नाम से जाने जाते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये इन चारों में से क्लोरोफिल ए तो रिएक्शन सेंटर के रूप में यूज़ होता है, बाकी मिलकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, जिसे हम एंटेनी भी कहते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है फर्स्ट और पीएस सेकंड के अंदर कि दोनों का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए ही है। लेकिन क्या ये क्लोरोफिल ए सिमिलर ही है? क्या दोनों क्लोरोफिल ए की जैसे हैं? नहीं, क्लोरोफिल ए पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। पीएस सेकंड में क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इस कारण से इसे P60 कहते हैं। और पीएस फर्स्ट के अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए इसे हम P70 कहते हैं। तो ये छोटी सी बात होगी एलएचसी के बारे के अंदर। एलएचसी के बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड वर्क करता है। फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाते हैं। तो फोटो सिस्टम सेकंड कैसे वर्क करेगा कि यहाँ पे ये सन है, सन के अंदर जो दृश्य प्रकाश की किरणों में से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के अंदर है, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और पीएस सेकंड कौन सी रेड लाइट को अवशोषित करेगा? 680 नैनोमीटर को। तो यहाँ पर ये जो लाइट रे आ रही है ये 680 नैनोमीटर वाली है। तो यहाँ से 680 नैनोमीटर के प्रकाश को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पीएस सेकंड ने एब्जॉर्ब किया। तो जैसे ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने पीएस सेकंड के अंदर रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, यानी सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित होकर एक्साइटेड स्टेट से जाकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बाद में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन की गति किस ओर होती है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर से इलेक्ट्रॉन की गति फोटो सिस्टम फर्स्ट के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की ओर होती है, और वो विभिन्न चरणों से इलेक्ट्रॉन को परिवहित किया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर बनती है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, एलएचसी से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा एक्सेप्ट किया गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होते हुए एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन है वो पीएस फर्स्ट के अंदर प्रवेश किया। पीएस फर्स्ट के अंदर वो कहाँ पे प्रवेश किया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो क्लोरोफिल ए से वापस वह एक्साइटेड हो गया। तो क्लोरोफिल ए से यह वापस एक्साइटेड हुआ तो वापस यह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पीएस फर्स्ट द्वारा अवशोषित कर लिया गया। लेकिन इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यह इलेक्ट्रॉन वापस किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर प्रवेश नहीं किया, वहाँ बल्कि यह NADP के साथ जुड़कर NADPH2 का फॉर्मेशन कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने NADP का रिडक्शन कर दिया और NADPH+ का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यह एक जेड की आकृति के रूप के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे हम जेड स्कीम या जेड योजना भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H2O का विखंडन भी बता रखा है। ये H2O का विखंडन क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ से रेड लाइट आई तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है
एक्साइटेड होकर जैसे इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर गति करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कमी हो जाएगी। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए H2O का विखंडन होता है। H2O के विखंडन से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मुक्त होता है। तो H2O से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त हुए तो वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की ओर गति करते हैं, जबकि 2 प्रोटॉन व ऑक्सीजन का परमाणु है वह थाइलेकोइड की ल्यूमेन की ओर, मतलब अवकाशिका की ओर, जो खाली स्थान है उसकी ओर गति करते हैं। तो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम बात करेंगे कि H2O का विखंडन होता कहाँ पे है। ये H2O का जो विखंडन है ये हमारे थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर की तरफ होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2O का विखंडन कहाँ पे होता है, थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर की ओर इसका विखंडन होता है। तो अब यहाँ पर हमने इस जेट स्कीम के बारे में आज बात की। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा PS फर्स्ट और PS सेकंड के बारे में डिस्क्रिप्शन से हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।